हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन ज्योग्राफी जुनून। ज्योग्राफी जुनून में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम पिछले वीडियो में विंड द्वारा किए जाने वाले इरोजनल वर्क को देख चुके हैं। तो हमने जितने भी अपरदनात्मक शिलाकृति पवन द्वारा मरुस्थलीय क्षेत्रों में बनाई जाती हैं वो हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम विंड का डिपोजिशनल वर्क देखेंगे कि किस तरह से पवन निक्षेपात्मक शिलाकृतियों का निर्माण करती है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम जितने भी लैंडफॉर्म्स पढ़ेंगे वो हमारी डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स होंगी। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं निक्षेपण की। तो निक्षेपण कैसे होगा? पवन जो है वो अपर्दन करके अपने साथ कुछ रेत कणों को लेके आ रही है, यानी रेत कणों का ट्रांसपोर्टेशन कर रही है। तो सबसे पहले कुछ ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड कुछ पवन की खासियत देखिए कि पवन में कुछ स्पेसिफिक कुछ ऐसे भी गुण पाए जाते हैं कि जिनकी वजह से पवन जो है वो परिवहन करती है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो पवन का परिवहन काम जो होता है वो ऐसा होता है कि उसमें ज़्यादा बड़े कणों को वो अपने साथ नहीं ले जा सकती है। अगर आप सोचिए कि पवन कंकड़, बहुत मोटी मोटी चट्टानों को, ऐसी चीज़ों को उड़ा के ले जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है। पवन एक तो बहुत बारीक कणों का ही हमेशा अपने साथ परिवहन कर पाती है। अगर थोड़े मोटे कोर्स पार्टिकल यानी थोड़े मोटे कण भी होंगे तो वो पवन के साथ उड़ के नहीं जाएंगे। पवन उनको लेके जाएगी अपने साथ लुढ़का करके, रोलिंग एक्शन से लेके जाएगी। एक बार पवन का झोंका आएगा और आकर के थोड़ा आगे तक ये कण जो है वो लुढ़क के चले जाएंगे, फिर वहां रुकेंगे। फिर जब दोबारा पवन का झोंका आएगा, बहुत तेजी से विंड आएगी, तो वो दूसरी जगह तक पहुंच जाएंगे। यानी कुछ पार्ट्स में ऐसे चल के लेके जाती है। अदरवाइज पवन जो है वो बारीक कणों को ही ले जा सकती है। ठीक है। दूसरा, जो पवन होती है इसकी कोई फिक्स दिशा तो होती नहीं चलने की कि ये फिक्स दिशा में चलेगी। तो इस वजह से पवन अपने साथ जो पदार्थ लेके आ रही है उनको किसी भी दिशा में ले जा सकती है, कहीं भी उड़ा करके ले जा सकती है। और तीसरी बात ये कि दोस्तों, जो पवन लेके जा रही है रेत कण वगैरह जो अपने साथ अपरदित पदार्थ लेके जा रही है, उसका को ले जा करके पवन कितनी भी दूर उसको उड़ा के ले जा सकती है। कोई लिमिट नहीं होती है कि वो इतने ही किलोमीटर तक लेके जाएगी। यानी अगर हम नदी से इसकी तुलना करें तो नदी में तो क्या होता है, नदी की एक फिक्स चैनल होता है, फिक्स एक धारा होती है। तो नदी सिर्फ वहां तक ही परिवहन करके ले जा सकती है और ले जा करके अल्टीमेटली महासागरों में या फिर अंतःस्थलीय क्षेत्रों में कहीं भी डिपोजिट करती रहती है। मगर उसकी एक फिक्स धारा होती है, जबकि पवन जो है उसकी फिक्स दिशा नहीं होती, वो कहीं भी और कितना भी दूर उड़ा करके ले जा सकती है। ठीक है। जैसे इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो फ्रांस में, जर्मनी में, इनमें कहां से आई है? देखिए, जब सहारा के मरुस्थलीय भागों से पवनें चलती हैं तो वो इतनी तेज होती हैं कि वो पूरा भूमध्य सागर को पार करके रेत को ले जाके और फ्रांस में जाकर के डिपॉजिट कर रही हैं, जर्मनी में डिपॉजिट कर रही हैं। ठीक है दोस्तों, तो इतना दूर तक भी उड़ा करके ले जा सकती हैं। अगर चीन की बात करें तो चीन में लोएस मैदान पाए जाते हैं, लोएस मृदा के मैदान। वो कैसे बने हैं? जो मध्य एशिया के जो मरुस्थल हैं, उस मध्य एशिया के मरुस्थल से पवने उड़ा करके और लोएस को लाके जमा कहाँ कर रही है? चीन के बिल्कुल क्षेत्रों में, चीन के बिल्कुल मैदानी क्षेत्रों में जमा कर देती है। तो वहां पे जो मृदा बनती है वो लोएस मृदा होती है। यानी कि पवन की कोई निश्चित दिशा नहीं होती है, ना ही निश्चित दूरी होती है, और केवल बारीक कण ही वो ज्यादातर लेके जाती है। तो इस तरह से देखा जाए तो पवन जो है उसका परिवहन कार्य 3 तरीके से होता है। पवन का परिवहन कार्य जो है वो पहला तो वो करती है बिल्कुल पवन का सस्पेंशन से। सस्पेंशन यानी होती है लटक कर। जो पवन, जो इसके जो कण होते हैं वो लटक कर चलते हैं, रेत के कण लटक कर चलते हैं। ठीक है। दूसरी जो पवन का परिवहन कार्य जो होता है वो होता है साल्टेशन से। साल्टेशन, जैसे मैंने अभी आपको बताया, लुढ़का करके अब धरातल के साथ साथ लुढ़कते हुए चलते हैं, यानी लुढ़क कर चलते हैं। ठीक है, लुढ़कते हुए चलते हैं। तीसरा इसमें होता है ट्रैक्शन। ट्रैक्शन मतलब होता है खींच कर चलना या कर्षण, कर्षण या खींच कर ले जाना, ट्रैक्शन। ठीक है। तो इस तरह से ये पार्टिकल्स को, जो चट्टान के चूर्ण हैं उनको, रेत को, छोटे छोटे
कंकड़ पत्थर जो है इनको इन 3 तरीकों से ले जाती है, या तो लटका करके यानी उड़ा करके सस्पेंशन से, या साल्टेशन से ले जाएगी जो इसको लुढ़कते हुए चलेंगे, या ट्रैक्शन के अपने साथ खींच के ले जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है परिवहन का कार्य। अब देखिए पवन जब परिवहन के द्वारा अपने अपरदित पदार्थ को लेके जा रही है और मान लीजिए कहीं जा करके पवन का वेग जो है वो कम हो गया है, या हम कहें कि पवन के मार्ग में कहीं भी अवरोध उत्पन्न हो गया है, कहीं भी कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है, तो पवन क्या करेगी, वहां जाकर के अपने पदार्थों का निक्षेपण करेगी। यानी पवन के द्वारा निक्षेपण कार्य करने के लिए क्या जरूरी है, एक तो उसके साथ रेत होनी चाहिए, सबसे प्राइमरी चीज तो निक्षेपण करेगी इसका, कुछ अवसादी पदार्थ होंगे उसका, दूसरा उसका वेग कम हो जाना चाहिए, तीसरा कहीं ना कहीं ऐसी जगह जहां पर जाकर के उसके रास्ते में अवरोध आ रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, वहां जाकर के वो डिपोजिशन करेगी। ठीक है, और ये जो डिपोजिशन वर्क है ये किस किस अवरोध की वजह से हो सकता है, मान लीजिए कहीं मरुस्थलीय क्षेत्रों से पवन चली और रास्ते में कोई पेड़ आ गया, पौधे आ गए, झाड़ियां आ गई, वहां जाकर के डिपोजिशन कर देगी, या कोई फेंसिंग हो रखी है किसी खेत वगैरह में, कहीं फेंसिंग हो रही है वहां पे कर देगी, या कहीं भी कोई क्या है कोई उठा हुआ क्षेत्र आ जाए, कहीं भी हो सकता है कोई छोटी पहाड़ी टीले आ जाए, या हम कहीं कि कहीं मोनाडोनो काट जाए, तो ऐसी चीजें जैसे इंसेलबर्ग हमने पढ़े थे वैसे, तो कहीं मोनाडोनो कोई पहाड़ी आ जाए तो वो आकर के निक्षेप कर देगी, वहां पे अवरोध उत्पन्न कर देगी। मान लीजिए कहीं बहुत गहरी चीज आ जाए, गर्त आ जाए, तो उस गर्त में निक्षेप करेगी, और जब ये एक बार निक्षेप होकर के कुछ टीले जैसी संरचना बन जाएगी ना, वो टीला भी अपने आप में एक अवरोध का कार्य करेगा ना, वो भी तो पवन के रास्ते में अवरोध उत्पन्न करेगा, और वो टीला धीरे 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 वो स्तूप जो है, बालू का स्तूप, वो भी बढ़ता जाएगा क्योंकि पवन आके उससे टकराएगी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमें निक्षेपण कार्य देखने को मिलता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि कौन कौन सी हमें निक्षेपात्मक स्थलाकृतियां देखने को मिलती हैं। तो हम सबसे पहले जिसका हमने अभी डिस्कशन किया था, लोएस के बारे में ही हम बात कर रहे हैं कि लोएस मृदा क्या होती है। तो देखिए जो लोएस होती है, लोएस जो होती है ये मरुस्थलीय क्षेत्रों से उड़ाकर लाई जाने वाली बारीक जो रेत होती है उसका जब निक्षेपण होता है तो उसके जमाव की वजह से एक मृदा का निर्माण हो जाता है जिसे लोएस कहते हैं। और ये जो लोएस मृदा है ये दोस्तों इसका सबसे पहले जो अध्ययन किया था वो किया था वॉन रिस्थोफेन ने। ये याद रखिएगा आप, वॉन रिस्थोफेन जो थे इन्होंने सबसे पहले इस लोएस मृदा के ऊपर अध्ययन किया था, इन्होंने इसकी स्टडीज की थी और इसका जो नाम लोएस पड़ा वो लोएस दिया गया है। फ्रांस में एक गांव है, फ्रांस का एक गांव है लोएस करके, ठीक है, उसका नाम है लोएस। तो लोएस गांव जो है फ्रांस का उसमें ऐसी ही मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। उसका जब अध्ययन हुआ तो उसके आधार पर इसका नाम जो है वॉन रिस्थोफेन ने लोएस दिया, और वॉन रिस्थोफेन ने इसका चीन में अध्ययन किया था, ठीक है। इन्होंने चीन में लोएस मृदा का अध्ययन किया था और ये मृदा फ्रांस में पाए जाने वाले गांव की लोएस से मिलती थी, इसलिए इसका नाम लोएस मृदा दिया गया। अब देखिए लोएस मृदा बन कैसे रही है, जैसे चीन में जो लोएस के मैदान बनते हैं वो बनते हैं मध्य एशिया से आने वाली रेत की वजह से, ठीक है। अब ये बहुत बारीक बारीक इसके पार्टिकल्स होते हैं, बहुत ज्यादा ये पोरस होती है, ठीक है, और बहुत कोमल होती है, ये बहुत सॉफ्ट होती है। तो इसकी वजह से क्या है कि जब ये इस क्षेत्र में से नदियां बह रही होती हैं तो नदी क्या करती है, इनका अपर्दन करती है, और अपर्दन करके इसको कंटिन्यू कहाँ है, अपने जब जीर्णावस्था में या प्रौढ़ावस्था में पहुंचेगी तो प्रौढ़ावस्था में नदी क्या करती है, निक्षेपण का कार्य शुरू कर देती है। तो अपनी तली में निक्षेप करेगी और साथ साथ अपनी घाटी के दोनों और साइडों में भी करेगी। तो उससे क्या बन रहे थे, हमने पढ़ा था प्राकृतिक तटबंध या नेचुरल लेवी बनते हैं। जब नदी ऐसे चलती है तो नदी ऐसे चलते हुए अपने साथ यहाँ पे क्या करती है, निक्षेपण कार्य करती है। तो इससे क्या बनते हैं, प्राकृतिक तटबंध या नेचुरल लेवी का निर्माण होता है। और ये नेचुरल लेवी जो है ये क्योंकि अब ये लोएस से बन रहे हैं और लोएस कैसी है, सॉफ्ट मृदा है, कोमल है, तो इसमें क्या होगा कि ये कभी कभी जो है वो आसानी से टूट जाते हैं और इनके टूटने की वजह से यहाँ पे बाढ़ आ जाती है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है हुआंग हो जो रिवर है, हुआंग हो जो रिवर है चीन की, वो
क्या करती है, वो भी इसी तरीके से लोएस्ट मृदा को लेके आती है और उसकी वजह से कई बार बाढ़ आती है। इसलिए हुआंगहो रिवर को जो है वो चीन का शोक कहा जाता है, क्योंकि वहां बाढ़ की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है हुआंगहो रिवर की वजह से। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा लोएस। अब देखिए लोएस, ऐसी ही जो लोएस है वो हमें फ्रांस में, बेल्जियम में, जर्मनी में, यूएसए में सब जगह दिखाई देगी। ठीक है, वहां भी ऐसी ही लोएस मृदा पाई जाती है, मगर वहां की जो लोएस मृदा है वो पवन द्वारा मरुस्थलीय क्षेत्रों से उड़ाकर लाई गई नहीं है, बल्कि वो जो मृदा है उसका निर्माण इसलिए हुआ क्योंकि वहां पर जब आइस एज थी या जब ग्लेशियर पिघल रहे थे आइस एज के बाद, तो ग्लेशियर्स की वजह से क्या हुआ, कुछ जो मृदा थी, जो वहां की जो चट्टानें थी, उनका अपर्दन करके ला करके जगह जगह रेत के टीले बना दिए गए। ठीक है, तो हिमनद के जो टीले बने, रेत के जो टीले बने हिमनदों द्वारा, उनको पवन ने उड़ा करके और ला करके फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी वगैरह में, जहां यूएसए में आज लोएस मिलती है, वहां जमा कर दिए। तो इसकी क्या है, इसकी अब जो क्वालिटी है वो चेंज है। हमें चीन में जो लोएस मिलती है वो मिलती है मध्य जो एशिया है वहां के मरुस्थल से उड़ा कर लाएगी, जबकि जो यूएसए में, फ्रांस, बेल्जियम में मिलती है उसमें ज्यादा मात्रा कैसी है, उसमें ज्यादातर जो है वो हिमनदों द्वारा उड़ा कर लाई गई है। हालांकि फ्रांस में हमें जो हमारे सहारा की जो लोएस जो है, रेत जो उड़ के गई है वो भी मिलती है, मगर वहां पर ज्यादातर हिमनदीय लोएस के निक्षेप ज्यादा मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो फ्रांस के एक गांव के नाम पर इसका नाम लोएस पड़ा। अब इसके बाद हमारी कौन सी अगली शिलाकृति आती है निक्षेपात्मक शिलाकृतियों में? देखिए, सबसे ज्यादा हमें जब हम बात करते हैं रेत के निक्षेपण की, तो एक ही चीज सबसे ज्यादा हमारे दिमाग में आती है और वो है रेत के टीले। ठीक है, सैंड ड्यून्स। ठीक है, तो हमें सैंड ड्यून्स ही सबसे ज्यादा प्राइमरी चीज हमें दिखाई देती है जो हमें निक्षेपात्मक शिलाकृतियों में मिलती है। तो बात हम सबसे पहले करते हैं सैंड ड्यून्स में। तो इसमें पहला हम जो बात कर रहे हैं वो है हमारे लॉन्गिट्यूडिनल सैंड ड्यून्स, यानी जिसे कहते हैं अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप की हम बात करते हैं। अब अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप जो होते हैं दोस्तों, इनको बोला जाता है पवनानुवर्ती बालू का स्तूप भी कहते हैं। ठीक है, इनको पवनानुवर्ती बालू का स्तूप यानी लॉन्गिट्यूडिनल सैंड ड्यून्स भी बोलते हैं और पवनानुवर्ती, क्योंकि ये पवन जो है जिधर से विंड चल रही है उसी की दिशा में, यानी उसके पैरेलल बनते हैं, उसके समांतर निर्मित होते हैं, इसलिए इनको पवनानुवर्ती स्तूप भी कहते हैं। इसके अलावा इनके कुछ और नाम भी होते हैं, जैसे इनको रैखिक स्तूप भी कहा जाता है। रैखिक स्तूप यानी होता है लीनियर सैंड ड्यून्स। ठीक है, तो इन्हें लीनियर सैंड ड्यून्स भी कहते हैं। इसके अलावा इनको रेत कटक भी कहा जाता है। ठीक है, यानी सैंड रिज, रेत कटक भी कहा जाता है। इसके अलावा इनको अलब स्तूप भी कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसे अगर कोई भी नाम हम दें तो वो एक ही बात है, चाहे इसे लॉन्गिट्यूडिनल सैंड ड्यून या अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप कह लो, या पवनानुवर्ती बालू का स्तूप कह लो, या इसको रैखिक यानी लीनियर सैंड ड्यून कह लो, या इसको रेत कटक यानी कि सैंड रिज कह लो, या अलब स्तूप कह लो, एक ही बात है लॉन्गिट्यूडिनल सैंड ड्यून्स को। अब ये बन कैसे रहे हैं, इधर हम इस डायग्राम में समझते हैं। मान लीजिए ये डायरेक्शन है पवन की, इस डायरेक्शन में विंड चल रही है, तो क्या होगा कि इस विंड की वजह से जो है इसके समांतर, देखिए विंड की डायरेक्शन में ही ऐसी दो जो है रिज बन जाएंगी, कटक बन जाएंगी, जो इधर इसके पवन के समांतर है और इनके बीच में जो स्थान है वो क्या है, खाली है। यानी रेत ने क्या किया, यहां से इनके बीच में से, एक्चुअली पवन ने क्या किया कि इसके बीच में से रेत को उड़ा के ले गई। ठीक है, और इसके दोनों तरफ यहां पर निक्षेपण करती गई, यहां के साइड में निक्षेपण करती गई। इसकी वजह से काफी लंबी लंबी ऐसी कटक जैसी संरचनाएं, बिल्कुल रिज मिल जाएंगी, जो उठी हुई संरचनाएं हैं, इसको बोला जाता है लॉन्गिट्यूडिनल सैंड ड्यून्स। और दोस्तों इनके बीच में जो है, इनके बीच में जो ये जगह रह गई है जहां से रेत हट गई है, इसको बोला जाता है गासिया कॉरिडोर। ठीक है, यहां लिखता हूं इसको जो बीच में जगह बच गई है
ये जो है हमारी जगह, ठीक है, इस जगह को बोला जाता है गासी या कॉरिडोर कहा जाता है इसको, ठीक है। गासिया कॉरिडोर क्या है? दोनों लॉन्गिट्यूडिनल सैंड ड्यून्स के बीच में जो खाली जगह है। और दोस्तों मरुस्थलीय क्षेत्रों में हम जब जाते हैं तो ये काफी लंबे लंबे ऐसी कटक संरचनाएं पवन की दिशाओं में हमें बनी हुई दिखाई देती है। तो ये हो गए लॉन्गिट्यूडिनल सैंड ड्यून्स। अब लॉन्गिट्यूडिनल जो सैंड ड्यून्स है इन्हीं का ही एक टाइप होता है सीफ, ठीक है। सीफ जो है वो अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप ही होते हैं, ठीक है, मगर इसकी संरचना जो है इनसे थोड़ी सी डिफरेंट होती है। कैसे? ये बिल्कुल पवन की दिशा में ही बन रहे हैं, यानी ये जो हमारी पवन चल रही है इस पवन के समांतर ही बन रहे हैं। ये देखिए, ये पवन दिशा है, इसके समांतर ही बन रहे हैं सीफ भी। बट सीफ में क्या होता है दोस्तों कि सीफ में रोल सेकेंडरी विंड्स का भी होता है, ठीक है। इसकी वजह से तो देखो यहां पर तो सिर्फ कटक बन रहे थे, यहां कटक तो बन रहे हैं, पतले भी हैं, सकरे भी है, छोटे छोटे सकरे और पतले कटक तो बन रहे हैं। मगर यहां पर देखिए सेकेंडरी जो एक द्वितीय कुछ और दूसरी पवन भी चल रही है, और वो पवन आपस में एक दूसरे से कैसे मिल रही है? एक्यूट एंगल पे मिल रही है, एक दूसरे से न्यून कोण पे मिल रही है, ठीक है। तो एक्यूट एंगल जो है उस पर क्या मिल रही है? सेकेंडरी जो विंड है वो मिल रही है। तो सेकेंडरी विंड के एक्यूट एंगल पे मिलने की वजह से इसमें कुछ ऐसे लहर बन जाती है। ये देखिए ऐसे लहर बन गई है। ये मान लीजिए पहली पवन जो है, ये पहली पवन इधर से आई, दूसरी इधर से चली गई, फिर इधर से आई, फिर इधर से आई। तो ऐसे कुछ एक्यूट एंगल पे कुछ न्यून कोण पे पवने ऐसे आने की वजह से अलग अलग इसमें लहरनुमा संरचना बन जाती है। और ये भी कई मीटर कई किलोमीटर लंबे तक हमें पूरे मरुस्थलीय क्षेत्रों में दिखती है। इसको सीफ कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो सीफ होते लॉन्गिट्यूडिनल सैंड ड्यून है, बट ये लहरदार होते हैं। और इनके बीच में जो स्पेस है, इसके बीच में जो जगह है जहां रेत को उड़ा दिया गया है पवनों द्वारा, इसको भी गासी ही कहते हैं, ठीक है। ये भी वही है, गासी या कॉरिडोर जिसे कहते हैं, ये भी गासी या कॉरिडोर कहलाता है। तो जब कभी पूछा भी जाए कि सीफ के बीच का स्थान क्या है, तो वो गासी या कॉरिडोर है, या लॉन्गिट्यूडिनल सैंड ड्यून्स है उनके बीच का स्थान गासी कहलाता है। इसके बाद देखिए जो लॉन्गिट्यूडिनल सैंड ड्यून्स है, इनके बाद हमारा जो अगली स्थलाकृति आती है वो है पवन के। अब देखो पवन की दिशा के देख लिए, तो अब पवन के दिशा के लंबवत भी होनी चाहिए समकोण पे। तो ऐसे जो होते हैं इनको बोला जाता है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप यानी ये होते हैं ट्रांसवर्स सैंड ड्यून्स, ठीक है दोस्तों। तो अनुप्रस्थ बालू का जो स्तूप जो बनते हैं वो कैसे बनेंगे? अनुप्रस्थ कैसे बनेंगे? देखिए जो ट्रांसवर्स सैंड ड्यून्स है इनका निर्माण पवन की दिशा के समकोण पे बनता है, यानी कि जो पवन आ रही है उसकी दिशा के बिल्कुल 90 डिग्री पे। मान लीजिए इस दिशा में पवन चल रही है तो ये ऐसे बनते हैं, ठीक है। लंबवत दिशा में इनका निर्माण होता है। और इनका निर्माण किन क्षेत्रों में ज्यादा होगा? इनका निर्माण ऐसी जगह ज्यादा होगा जहां पर रेत ज्यादा होनी चाहिए एक तो, ठीक है, रेत की मात्रा ज्यादा हो, और जो पवन है वो एक दिशीय होनी चाहिए, हमेशा एक दिशीय होनी चाहिए। यानी पवन जो है उसकी दिशा में ज्यादा चेंजेस नहीं आने चाहिए, पवन हमेशा ज्यादातर एक ही दिशा में चलती हो और रास्ते में रेत बहुत ज्यादा हो। तो क्या होगा? तो उससे ये होगा कि जब इधर से पवन चलेगी तो ये क्या करेगी, यहां से रेत जो है उसको धक्का लगाएगी, क्योंकि एक तो पवन का प्रवाह तेज है, ऊपर से रेत अधिक है। तो इसकी वजह से इस तरफ का जो ढाल बनेगा, जो पवन की तरफ का ढाल बनेगा, वो ढाल तो बनेगा उत्तल या मंद ढाल बनेगा, क्योंकि यहां से पवन ऐसे कंटिन्यू धक्का लगा के रेत को ऐसे आगे बढ़ाती जाएगी, ऐसे 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 आगे बढ़ाती जाएगी। और यहां जब ये ऊंचाई पे पहुंच जाएगी तो ऊंचाई पे पहुंचने के बाद अब पवन जो है वो कंटिन्यू प्रवाहित हो रही है, वो रेत चढ़ाती जा रही है इसके ऊपर, कंटिन्यू रेत ऊपर चढ़ती जा रही है इस पे। तो जब इसकी ऊंचाई पे पहुंच जाएगी, ऐसे 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 जब ये पहुंच जाएगी, तो यहां से पहुंचने के बाद रेत ऐसे ढाल के रूप में नीचे उतरने लगेगी। तो इसका जो शिखर है, इस शिखर से अगर पवन की तरफ वाले भाग देखें तो इस भाग को तो उत्तल होता है, यानी इधर जो है वो ढालू सतह होती है,
उत्तल होती है, मंद ढाल होती है। जबकि इधर की जो सतह है जो पवन के विपरीत दिशा में है, वहां पे क्या है, इधर की सतह जो है वो तेज ढाल वाली होती है, क्योंकि यहाँ पे रेत नीचे फिसलती है। अब आगे क्या होगा, कंटिन्यू पवन जो है वो अपने यहाँ से क्या करेगी, कंटिन्यू यहाँ से पदार्थ चढ़ाती जाएगी ऊपर की तरफ, और इधर की तरफ जो है ये नीचे फिसलता जाएगा, और ये जो शिखर है ये धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा, क्योंकि इधर इसकी मात्रा बढ़ती जाएगी, इधर चाहता हूँ। तो इसकी वजह से ये स्तूप जो है, जो पवन के जो समकोण पे बन रहे हैं, वो आगे बढ़ते जाते हैं। इसे कहता है स्तूप का पलायन। यानी ये एक जगह स्थिर नहीं होते हैं कि एक संरचना एक जगह बन गई है, स्तूप एक जगह बन गए हैं तो या इसके बाद ये इनका ट्रांसफर हो गई नहीं, ये कंटिन्यू ट्रांसफर करते रहते हैं, क्योंकि पवन जो है वो और रेत पीछे से धक्का लगा के इसको आगे बढ़ाती रहती है। ठीक है दोस्तों, तो ये होते हैं ट्रांसवर्स ड्यून्स। अब इस ट्रांसवर्स ड्यून्स का ही एक प्रकार होता है जिसे कहते हैं बरखान। ठीक है, अभी बरखान जो है वो हमारे अनुप्रस्थ बालू का स्तूप ही है। ठीक है, जो ट्रांसवर्स जो है हमारे सैंड ड्यून्स, इन्हीं का एक टाइप होता है बरखान। और दोस्तों ये बरखान जो है वर्ड, ये बरखान वर्ड टर्किश नेम होता है। ठीक है, तुर्की भाषा में, तुर्की भाषा का शब्द है बरखान। ठीक है, तो बरखान तुर्की भाषा का शब्द होता है, और इसकी आकृति कैसी होती है, इसकी आकृति होती है नवचंद्राकार, नवचंद्राकार या इसकी चापाकार। ठीक है, आर्च के रूप में होते हैं। ये देखिए बरखान, ये तो आर्च के रूप में होंगे, ये नवचंद्राकार। नवचंद्राकार शब्द समझिए, नवचंद्राकार। जब चंद्रमा जो है वो अमावस्या के बाद फिर से जब चंद्रमा दिखाई देने लगता है, तो शुरुआत में क्या होता है, चंद्रमा की कलाएं आपने देखी होंगी, तो चंद्रमा क्या होता है, शुरुआत में ऐसे थोड़ा सा दिखाई देता है, फिर धीरे धीरे चंद्रमा जो है वो और बड़ा होने लगता है। तो ये चंद्रमा जो है वो कुछ ऐसा होने लगता है। तो ये नया जो चंद्रमा दिखने लगता है, ठीक है, जो नया चंद्रमा दिखता है, लगभग वैसी संरचना होने के कारण इसको नवचंद्राकार या चापाकार रूप बताया जाता है। ठीक है, तो चाप यानी आर्च के रूप में, या जो चंद्रमा नया निकल रहा है उसके रूप में होते हैं। अब देखिए इसमें क्या खासियत होती है, ये तो है पवन की दिशा। ठीक है, इस तरफ से पवन प्रवाहित हो रही है, विंड इस साइड से आ रही है। अब ये क्योंकि ट्रांसवर्स ड्यून है, तो ट्रांसवर्स ड्यून में क्या करेगा, पवन की दिशा के समकोण पे बन रहा है, क्लियर है। अब समकोण पे बनने के साथ साथ जब ये पवन यहां से धक्का लगाएगी रेत को, तो इस तरफ से रेत कंटिन्यू ऊपर की ओर बढ़ती जाएगी, और बढ़ के जो इसके टॉप पे जब ये पहुंच जाएगी, तो यहाँ इसकी हाइट सबसे ज्यादा होती है। इसको बोला जाता है दोस्तों शिखर। क्या कहेंगे इसको, शिखर कहेंगे। बरखान का शिखर है ये। ठीक है, अब इसके बाद यहां पहुंचने के बाद जो रेत है वो जब पवन नीचे उतर रही है, उसके साथ साथ ये रेत नीचे स्लिप होने लगती है, नीचे ढाल के साथ साथ नीचे गिरने लगती है, और इसको बोला जाता है दोस्तों स्लिप फेस। स्लिप फेस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे रेत जो है वो नीचे गिर रही है। इसको सैंड फॉल फेस भी कहा जा सकता है, सैंड फॉल फेस। यहां पर रेत नीचे गिर रही है, इसलिए इसको सैंडफॉल फेस या स्लिप फेस कहते हैं। तो अब इस तरफ से तो रेत ऊपर चढ़ रही है पवन के साथ, तो जो ये हमारी ये सतह है, ये कैसी रहेगी, ये सतह तो हमारी रहेगी उत्तल। उत्तल यानी मंद ढाल वाली। आप उत्तल और अवतल में अगर कंफ्यूज होते हैं तो आप ये याद रखिए कि इधर जो ढाल है वो मंद है, यानी कि यहाँ पे जो है वो ऐसा ढाल है, और इसके जो यहाँ शिखर पे पहुंच गए इसके बाद जो इसका ढाल है ये कैसा है, ऐसे तीव्र ढाल है। और जो इसका स्लिप फेस है, इस पे जो ढाल होता है इसे ये अवतलाकार होता है, यानी कि ये तीव्र ढाल होता है। बस आप ये याद रखिए, मंद ढाल और तीव्र ढाल। ठीक है, उत्तल अवतल में कंफ्यूज नहीं होना है, ये मंद ढाल होता है और ये तीव्र ढाल होता है। अब देखिए जब यहां से पवन नीचे उतर रही है तो ये क्या करती है कि उतर करके यहां पे आते हुए ये क्या करती है, एडी फॉर्मेशन करती है। एडी फॉर्मेशन मतलब क्या होता है, यहां पर ये एक तरीके से घूमती हुई संरचना का निर्माण करती है। ठीक है, घूमते हुए
ये संरचना का निर्माण करती है, एडी फॉर्मेशन करती है। इसकी वजह से दोस्तों क्या होता है, इसकी वजह से यहाँ पर दोनों तरफ जो रेत है, इस रेत को ये हटा करके और बिल्कुल किनारे की तरफ जमा करती जाती है। ठीक है, यहाँ पे भी चल रही है, ये बीच में जो गर्त सा बन जाता है यहाँ से, और इसको दोनों ओर किनारों की ओर जमा करने लगती है। इसकी वजह से यहाँ पे जो ये दो संरचनाएं बन गई हैं, ये जो तिरछे तिरछे जो यहाँ संरचनाएं बन गई हैं, ये इनको बोला जाता है हॉर्न। ठीक है, हॉर्न या सींग कहा जाता है। तो बरखान के दो हॉर्न होते हैं और एक किधर होते हैं, हेड की तरफ होते हैं, शिखर की तरफ। ये तो क्या है, पाद है। ठीक है, ये तो क्या है, इसका पाद है और ये शिखर है। तो शिखर की तरफ दो इसके हॉर्न होते हैं, सींग होते हैं। और ये किसकी वजह से बना है, एडी फॉर्मेशन हो रहा है, उसकी वजह से इनका निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप देखिए ये जो श्रृंग बन रहे हैं, ये जो सींग बन रहे हैं, यहाँ पर ऐसे ये भी बिल्कुल अवतल सतह की तरह ही ऐसे ही होते हैं। यहाँ भी रेत जो है वो स्लिप हो रही होती है, इसे बरखान कहा जाता है। ठीक है, इसे कहेंगे बरखान। यानी कि अगर हम देखें तो बरखान जो है उसकी 3-4 जो स्ट्रक्चर हैं, उनमें आता है नीचे पाद, ऊपर है शिखर, इधर स्लिप फेस या सैंडफॉल फेस है, और इधर क्या है, इधर है हॉर्न। और हॉर्न का निर्माण किससे हुआ है, हॉर्न का निर्माण हुआ है यहाँ पर जो एडी फॉर्मेशन हो रहा है, यानी जो भंवर उत्पन्न हो रहे हैं उसकी वजह से हुआ है, इनको बरखान कहते हैं। तो ये दोस्तों ट्रांसवर्स ड्यून का ही एक प्रकार होता है। इसके बाद हमारे अगला प्रकार जो बालू का स्तूप का आता है, वो हम देखते हैं कि और कौन सा बालू का स्तूप मिलता है। इसके बाद एक प्रकार आता है हमारा जिसे कहते हैं पैराबोलिक सैंड ड्यून्स। पैराबोलिक का मतलब होता है परवलयाकार, परवलय के आकार में होते हैं। ठीक है, तो परवलयाकार कैसे होते हैं, परिवलयाकार भी कह सकते हैं। परवलयाकार कैसे होते हैं, इस तरह से पैराबोलिक ड्यून्स बनते हैं। देखिए ये जो होते हैं ना, वो बिल्कुल एक यू शेप में होते हैं, ऐसे यू शेप में होते हैं। अब इसको गिरा हुआ यू शेप यूं मान ले हम, तो बिल्कुल यू शेप में हो गई पहली बात। दूसरा, इनमें क्या है कि ये जो यू शेप में बन रहे हैं ना, ये कुछ बिल्कुल ये जो हेयर पिन होती है उस हेयर पिन की तरह होते हैं। हेयर पिन भी ऐसी होती है, तो इसलिए इनको हेयर पिन ड्यून्स भी कहते हैं इनको। ठीक है, तो यू शेप्ड ड्यून और हेयर पिन ड्यून्स कहते हैं परिवलयाकार जो होते हैं। अब इनका निर्माण क्यों होता है, देखिए ये जो है, मान लीजिए इस दिशा से ये पवन चल रही है। ठीक है, तो पवन क्या करेगी, अपने रास्ते में मैंने आपको बताया था कि वो क्या करती है, डिफ्लेशन बेसिन या ब्लो आउट का निर्माण करती है, यानी अपवाहन गर्त का निर्माण करती है। अब ये क्या कर रही है, इसमें रास्ते में से रेत जो है उसको अपने साथ उड़ा के अपवाहन करके ले जा रही है, और इसकी वजह से यहाँ क्या बन रहे हैं, अपवाहन गर्त। तो पहली बात तो ये कि जो परवलयाकार जो स्तूप बनेंगे वो अपवाहन गर्त से संबंधित होते हैं, ब्लो आउट से संबंधित होते हैं। क्लियर है। अब यहां से ब्लो आउट से क्या कर रही है, रेत को उड़ा के अपने साथ ले जा रही है, और ले जा करके मान लीजिए आगे कहीं पर कोई वनस्पति मिल जाए, कोई भी आगे पेड़ पौधे मिल जाए, कोई वेजिटेशन मिलती है, तो ये वहां ले जा करके इसका निक्षेपण करना स्टार्ट करती है। क्यों, क्योंकि पवन जो है उसके रास्ते में अब क्या आ गया है, अवरोध आ गया है। यानी इस तरह के जो स्तूप बनते हैं वो पहली बात तो ब्लो आउट से रिलेटेड होते हैं, और दूसरे उन क्षेत्रों में, उन मरुस्थलीय भागों में ज्यादा बनते हैं जहां पर वनस्पति पाई जाती है। ठीक है, अब ये यहां से पवन उड़ा के लेके जाएगी और इधर निक्षेपण करेगी। अब यहां से पवन जा रही है और इसका जो पवन वाला ढाल होगा ना दोस्तों, वो कुछ ऐसे अपवार्ड प्रोजेक्टेड होगा ऊपर विंड की डायरेक्शन में, और यहां पहुंचने के बाद यहां से क्या होगा, यहां से कंटिन्यू ये रेत जो है वो नीचे गिरेगी। यानी इस और वाला जो ढाल है ये बिल्कुल ढाल इस तरीके से अपवार्ड विंड की डायरेक्शन में प्रोजेक्टेड होता है। ठीक है, और इसके भी कुछ बरखान जैसे देखें तो बरखान में भी यहाँ दो श्रृंग मिल रहे थे, वैसे इसकी भी दो भुजाएं होती हैं, और इसकी जो भुजाएं होती है ना दोस्तों, ये अपवार्ड प्रोजेक्टेड होती है, ऐसे होती हैं। जबकि बरखान में जो श्रृंग आ रहे थे वो कैसे थे, बरखान वाले जो श्रृंग आ रहे थे वो नीचे की तरफ ढाल के साथ आ रहे थे।
यहाँ ढाल के साथ नीचे गिर रहे थे, यानी ये पवन की दिशा जो थी उसके विपरीत हो रहे थे, पवन की ढालू सतह पे, पवन विमुख ढाल पर हो रहे थे, जबकि इसमें पवनोन्मुखी ढाल पर ऐसे बनता है, ये याद रखना है। यानी इसमें देखिए पवन किधर थी, इसमें पवन इधर से चल रही थी, तो पवन वाली सतह पे यहाँ पे ढाल बन रहा था मंद ढाल, और अपोजिट साइड में तीव्र ढाल। यहाँ पे कैसे बन रहा है, यहाँ पर पवन जो है उसकी दिशा में ही ऐसे ढालू सतह का निर्माण हो रहा है, ठीक है। और इसके विपरीत दिशा में जाकर के जब वनस्पति आ गई है तो यहाँ पर जो है वो ये जमा होने लगेगी रेत, और ऐसी सतह का निर्माण होता है इसमें। तो बस फर्क इतना है इसमें कि बरखान जो है उसका जो हवा है, पवन जो है उसकी दिशा में नीचे की तरफ झुके हुए हैं, यहाँ तो ऐसे नीचे की तरफ झुके हैं, और यहाँ जो है इसकी सतह ये ऐसे ऊपर की ओर पवन की दिशा में झुकी होती है। तो ऐसे जो स्तूप होते हैं इनको परवलयाकार या पैराबोलिक ड्यून्स कहते हैं, और ये यू शेप्ड में या हेयर पिन शेप में होते हैं, ठीक है। और ये ब्लो आउट से जुड़े होते हैं, ब्लो आउट से संबंधित होते हैं। इसके बाद जो अगला जो स्तूप आता है वो आता है हमारा स्टार शेप्ड सैंड ड्यून्स। स्टार शेप्ड सैंड ड्यून्स यानी ताराकार स्तूप भी पाए जाते हैं, ठीक है। ताराकार स्तूप का निर्माण दोस्तों वहां होता है जहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में तो रेत होनी चाहिए, पहली कंडीशन रेत अधिक होनी चाहिए। दूसरा, यहां पर क्या होना चाहिए, यहां पर जो पवन है ना उसके प्रवाह की दिशा कोई एक ही ना हो के अलग अलग दिशाओं से पवन जो है वो प्रवाहित होती रहे, यानी कि जो विंड फ्लो हो रहा है वो अलग अलग दिशाओं से हो रहा हो, कभी किस दिशा से कभी किस दिशा से। तो यहाँ की कंडीशन जो है ताराकार स्तूप में रेत अधिक हो और पवन प्रवाह अलग अलग दिशा से हो। तो इसकी वजह से क्या होता है कि एक बीच में एक नोडल सेंटर होता है, इनका एक केंद्र होता है, और इससे चारों तरफ ऐसे कटक सी संरचनाएं कटक के रूप में ऐसे रिज फैलने लगती हैं, और इस रिज के साथ साथ ऐसे चारों तरफ ढाल के साथ साथ ऐसे रेत जो है वो स्लिप होती है, और इसकी वजह से यहाँ पूरा ये एक तारे की तरह ऐसे एक स्टार शेप में स्तूप का निर्माण हो जाता है। इसको कहा जाता है स्टार शेप्ड या ताराकार स्तूप। तो ताराकार स्तूप में बीच में एक सेंटर होगा और इससे चारों ओर ऐसे रिज फैली होंगी ऐसे कटक, और इस रिज के साथ साथ यहाँ पे ढालू सतह पे क्या होंगे, यहाँ पे पूरा रेत जो है वो ऐसे फैली हुई रहेगी। तो इसको ताराकार स्तूप कहा जाता है, स्टार शेप्ड ड्यून्स कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये सारे जो हैं वो किसके, हमारे स्तूप के प्रकार थे। लॉन्गिट्यूडनल सैंड ड्यून्स जिनका एक टाइप सीफ थे, इसके अलावा ट्रांसवर्स ड्यून्स जिनका एक टाइप हमने बरखान को पढ़ा, इसके अलावा पैराबोलिक देखा हमने, तो पैराबोलिक स्तूप के बाद हमने देखा स्टार शेप्ड ड्यून्स को, ठीक है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर हमने लोयस को भी देख लिया है। तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में हमें जो है वो कुछ एक निक्षेप और मिलते हैं जिन्हें बोला जाता है लैग डिपॉजिट्स। क्या बोलते हैं इनको, लैग डिपॉजिट्स, ठीक है। ये छोटी छोटी टर्म्स हैं, इनको आप समझ लीजिए कि लैग डिपॉजिट्स यानी इनको बोला जाता है पश्च निक्षेप क्या होते हैं। लैग डिपॉजिट या पश्च निक्षेप। पश्च निक्षेप, जब पवन अपने चारों ओर से रेत के कणों को उड़ा करके अपने साथ ले गई है तो उसकी वजह से जो मोटे मोटे कण जो रेत के या फिर कंकड़ पत्थर या मोटी चट्टानें जो भी बाद में छूटे रह गए हैं, ठीक है, वहां पर जो रेत का जो रेगिस्तान था वहां पर छूटे रह गए हैं, उनको पश्च निक्षेप या लैग डिपॉजिट्स कहते हैं दोस्तों, ठीक है। अब देखिए लैग डिपॉजिट से रिलेटेड ही आप यहाँ पे तीन चीजें समझिए, ठीक है। क्या कि देखिए जो डेजर्ट जो होते हैं ना, मरुस्थल जो होते हैं, उन डेजर्ट्स के भी तीन टाइप होते हैं, तीन टाइप के डेजर्ट्स होते हैं। पहले होते हैं डेजर्ट, सैंडी डेजर्ट होते हैं यानी रेतीले मरुस्थल होते हैं। दूसरे जो आते हैं वो आते हैं स्टोनी डेजर्ट यानी पथरीले मरुस्थल। और तीसरे जो होते हैं वो होते हैं रॉकी यानी कि चट्टानी मरुस्थल, ठीक है। तो ये कैसे हैं, रेतीले हैं, स्टोनी कैसे हैं, पथरीले हैं, और रॉकी कैसे हैं, चट्टानी मरुस्थल हैं।
ठीक है। तो अब इनमें देखिए क्या होता है, तो रेतीले जो मरुस्थल हैं, यहां से जब रेत को उड़ाया जाता है तो यहाँ पे क्या होता है, रेत के मोटे मोटे कण यहाँ पर ज्यादा बचे रह जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो रेत का पूरा जो ये मरुस्थल है इसको बोला जाता है अर्ग। ठीक है, अर्ग बोला जाता है और साथ में इसको बोला जाता है कोन। ठीक है, तो अर्ग इसको कहाँ बोला जाता है, जो सहारा मरुस्थल है, जो सहारा डेजर्ट है, इसमें तो इसको बोला जाता है अर्ग। जबकि हम तुर्की की भाषा में इसको अगर देखें तो तुर्की की भाषा में इसको कोन कहा जाता है। तो जो सैंडी डेजर्ट है उसके जो मोटे रेत के कण जो रह गए हैं इनको अर्ग और कोन कहा जाता है। जबकि जो स्टोनी डेजर्ट होता है इसमें से रेत तो चली गई है, उड़ा ले गया है, पतले कण तो उड़ा ले गई है पवन, तो अब बचते क्या है, यहाँ पर मोटे मोटे या तो बजरी यानी ग्रेवल्स, कोबल्स, पेबल्स वगैरह छोटे छोटे क्या है बजरी के कण या इसके अलावा चट्टानी टुकड़े पाए जाते हैं छोटे छोटे। तो उसकी वजह से यहाँ पे जो चारों ओर स्टोनी संरचना मिलती है। ठीक है, इसलिए इनको पथरीले रेगिस्तान कहते हैं। और इसमें देखिए दोस्तों, इसमें एक जो रेग शब्द जो है, रेग ये कहा जाता है ऐसे स्टोनी जो मरुस्थल जो पाए जाते हैं इसमें जो निक्षेप जो मोटे मोटे कंकड़ पत्थर बच गए हैं इसको रेग कहा जाता है। और ये रेग कहा जाता है इसको अल्जीरिया में। ठीक है, अल्जीरिया जो है वहां पर इसको कहा जाता है रेग। ठीक है, रेग कहा जाता है अल्जीरिया में। और इसके अलावा इसको बोला जाता है सेरिर। सेरिर कहा जाता है इसको इजिप्ट के अंदर यानी मिस्र के अंदर। ठीक है, तो मिस्र में इसको कहा जाता है सेरिर और रेग कहा जाता है अल्जीरिया में। अब जो स्टोनी जो डेजर्ट होते हैं उसमें क्या होता है, अब यहाँ पर चारों ओर नग्न बिल्कुल नेकड जो है वो चट्टाने ही चट्टाने दिखाई देती हैं मरुस्थलीय भागों में। ठीक है, मोटी मोटी चट्टाने दिखाई देते हैं क्योंकि वो पवन के साथ उड़ नहीं सकती। तो इस वजह से इस स्टोनी जो डेजर्ट होता है दोस्तों इसको बोला जाता है हम्माद। ठीक है, इसको बोला जाता है हम्माद। हम्माद कहा जाता है इनको सहारा में। ठीक है, तो सहारा मरुस्थल में इसको क्या कहा जाता है, हम्माद। तो दोस्तों ये जो हम्माद है, रेग है, शेरिर है, अर्ग है, कौन है, ये सारे के सारे लैग डिपॉजिट्स के अंदर इंक्लूड होते हैं। मैंने आपको डेजर्ट के टाइप क्यों बताए हैं, क्योंकि यहां हमें समझना है लैग डिपॉजिट्स या पश्च निक्षेप क्या होते हैं। तो जो भी रेतीले मरुस्थल में मोटी मोटे जो रेत के कण रह गए हैं, जो पूरा मरुस्थलीय क्षेत्र है उसमें अर्ग या कौन जिसे कहा जा रहा है वो लैग डिपॉजिट्स है। स्टोनी जो डेजर्ट होते हैं उसके अंदर जो रेग और सेरिर हैं ये भी लैग डिपॉजिट्स हैं। और साथ में जो रॉकी जो चट्टानी जो मरुस्थल है इसमें जो हम हम्माद जिसे देखते कहते हैं, सहारा मरुस्थल में हम्माद कहते हैं, ये भी लैग डिपॉजिट्स का ही टाइप होते हैं। तो ये पश्च निक्षेप जो है वो क्या है, कोर्स पार्टिकल्स होते हैं जो मोटे आ गए जो पवन के साथ प्रवाहित नहीं हो पाए हैं। और ये जब देखेंगे हम, जब मरुस्थल में देखेंगे तो ऐसे मरुस्थल में क्या है, जगह जगह एक पूरी चट्टानी टुकड़े ही टुकड़े दिखाई देंगे और रेत जो है वहां से बारीक रेत उड़ चुकी है। इसे कहा जाता है लैग डिपॉजिट्स या पश्च निक्षेप। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद यहाँ पे आप 2-3 छोटी और टर्म्स हैं उनको समझ लीजिए कि इसी से जुड़ी हुई हैं। हमारे जो पवन द्वारा जो किए गए निक्षेप है इसी से जुड़ी हुई कुछ टर्म्स हैं, इन टर्म्स को भी हमें इसमें देख लेना चाहिए। तो सबसे पहले हमारी जो टर्म आती है वो आती है सैंड सी किसे कहते हैं। पहली आती है सैंड सी। देखिए सैंड सी जो है, सी का मतलब क्या है, सागर। सागर क्या है, जिसमें जल की अथाह राशि हो। वैसे ही अगर यहाँ पर रेत की बहुत ज्यादा राशि हो, मतलब रेत की मात्रा बहुत ज्यादा हो, तो ऐसा मरुस्थलीय भाग जिसमें रेत की मात्रा ज्यादा है। ठीक है, दूसरा ये बिल्कुल समतल सतह के रूप में है। ठीक है, समतल मरुस्थलीय रेतीला क्षेत्र है। ठीक है, तो मरुस्थल का बहुत समतल रेतीला क्षेत्र जो होगा उसे सैंड सी कहते हैं दोस्तों। और इसमें क्या है, इसमें ज्यादा कोई स्थलाकृतियां हमें दिखाई नहीं देती हैं। इसमें बहुत लंबे पूरे क्षेत्र में समतल बिल्कुल मरुस्थलीय भाग होता है। इसमें लैंडफॉर्म्स नहीं होती, ज्यादा स्थलाकृतियां होती नहीं है। सिर्फ क्या होता है, रेत के ऊपर ऐसे रिपल्स पड़ी होती हैं। ठीक है, रिपल्स यानी जिन्हें उर्मिकाएं कहते हैं हिंदी में, उर्मिकाएं या रिपल्स पड़ी होती हैं। रिपल्स कैसी होती हैं, जैसे महासागरों में जब वेव चल रही होती है ना,
जो तरंगे चल रही होती हैं, इस तरंग के रूप में बिल्कुल तरंगित संरचना होती है, यहाँ पे तरंगित सतह होती है। तो बहुत बड़ा रेत का मरुस्थलीय क्षेत्र जो बिल्कुल समतल सतह के रूप में हो और जिसमें स्थलाकृतियों की का अभाव हो, सिर्फ यहाँ पर तरंगित सतह हो, उर्मिकाएं पाई जाती हैं, उसको दोस्तों कहा जाता है सैंड सी। इसको सैंड सी का नाम दिया जाता है। ठीक है, अब सैंड सी के बाद हमारी दूसरी संरचना कौन सी आती है? अगली संरचना है हमारी व्हेल बैक। व्हेल बैक, ठीक है, व्हेल बैक। व्हेल बैक बनती कैसे है? देखिए, व्हेल बैक जो है वो रेत के जो मोटे मोटे कण जो हैं, जो रेत मोटी रेत है, जो कोर्स पार्टिकल है, या जिसके साथ छोटे कंकड़ पत्थर जो हैं, इनका अगर एक ऐसा लॉन्गिट्यूडिनल स्तूप बन जाए। लॉन्गिट्यूडिनल स्तूप कैसा था? ऐसा, जो पवन की दिशा में हो। तो ये पवन की दिशा में कोर्स पार्टिकल्स की बने हुए रेतीले स्तूप ही होते हैं, बट ये क्या होते हैं? ऊपर से फ्लैट टॉप्ड होते हैं। बिल्कुल इसकी जो ऊपरी सरफेस जो होती है दोस्तों, वो बिल्कुल समतल होती है। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं? फ्लैट टॉप्ड होते हैं, ऊपर से बिल्कुल समतल सतह वाले होते हैं, समतल सतह वाले, और बने होते हैं कोर्स पार्टिकल्स के, यानी जो मोटे कण जो हैं उनके, रेत के मोटे कण के बने हुए ऐसे समतल सतह वाले लॉन्गिट्यूडिनल जो सैंड ड्यून्स होते हैं, इनको व्हेल बैक कहा जाता है। ठीक है, व्हेल मछली की बैक की तरह समतल होते हैं। व्हेल मछली की पीठ जो होती है उसकी तरह ही समतल होते हैं, इसलिए इनको व्हेल बैक स्तूप कहा जाता है। ये फ्लैट टॉप्ड होते हैं और मोटे कणों से बने होते हैं। और ये व्हेल बैक कण जो स्तूप जो है, अगर बहुत बड़े क्षेत्र में हमें कोई मरुस्थलीय भाग में दिखाई देते हैं तो उसको बोला जाता है दोस्तों द्रास। ठीक है, इसको द्रास कहा जाता है। जो व्हेल बैक का बहुत ज्यादा विस्तार हो, बहुत ज्यादा स्तूप हो, तो उसे उस क्षेत्र को बोला जाता है द्रास। तो ये टर्म आप समझिए, द्रास और व्हेल बैक, सैंड सी हमने पढ़ लिया। इसके बाद हमें कुछ और भी तरीके के हमें स्तूप मतलब संरचनाएं दिखाई देती हैं। एक आता है लूनेट। ठीक है, लूनेट क्या होते हैं? जब मान लीजिए कुछ स्तूप, जो छोटे छोटे स्तूप जो हैं वो नवचंद्राकारी, कैसे इसके जैसे ही स्तूप बने हों, और वो नवचंद्राकार स्तूप बने कहाँ? छोटे छोटे गर्त हों, उन छोटे छोटे गर्त के पास ऐसे स्तूप बन जाए। ठीक है, ऐसे कुछ कुछ नवचंद्राकार रूप से निर्मित ऐसे स्तूप बन जाए। ठीक है, तो उन्हें लूनेट कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो लूनेट का निर्माण किससे हुआ है? लूनेट का निर्माण हुआ, छोटे छोटे वात गर्त बन गए हैं, पवन ने यहाँ से रेत उड़ाई और उड़ा करके ऐसे छोटे छोटे स्तूप का निर्माण बना दिया, नवचंद्राकार स्तूप का, तो उन्हें लूनेट कहा जाता है। इसके बाद एक आता है नेबखा। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेबखा। नेबखा का निर्माण कैसे होता है? नेबखा, जब मान लीजिए कोई झाड़ियां आ गई हैं कहीं भी, और उस झाड़ियों के पास जाकर के रेत इकट्ठी हो गई और वहां भी छोटे छोटे स्तूप बन गए हैं, तो वो होते हैं नेबखा। तो नेबखा का निर्माण कहाँ होता है? झाड़ियों के पास। झाड़ियों के जो छोटे छोटे स्तूप बन जाते हैं वो नेबखा होते हैं। और लूनेट जो होते हैं वो छोटे छोटे गर्तों के पास जो नवचंद्राकार स्तूप बनते हैं वो लूनेट होते हैं। व्हेल बैक जो है वो व्हेल की पीठ की तरह होती है और कोर्स पार्टिकल्स की बनती है। ठीक है, मोटे कणों की, और इससे जो बना हुआ मरुस्थलीय भाग होता है उसको कहते हैं द्रास। ठीक है दोस्तों, तो ये टर्मिनोलॉजी जो थी वो रिलेटेड थी हमारी रेगिस्तानी भागों के निक्षेपणात्मक जो स्थलाकृतियां उनसे। तो छोटी छोटी आपको मैंने जो टर्मिनोलॉजी थी ये भी बता दिया कि सैंड सी क्या होता है, व्हेल बैक क्या होती है, द्रास क्या होता है, लूनेट क्या होता है, नेबखा क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी सारी निक्षेपात्मक स्थलाकृतियां जो हैं वो इसमें हमने कवर कर ली है। तो अगले वीडियो में हम कुछ और स्थलाकृतियां जो फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स हमें मरुस्थलीय क्षेत्रों में दिखाई देती हैं, जो पानी के कारण या अपवाहित जल के कारण होती है, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।